Hello dear students, I hope you all are fine and your study is going on very well. Dear students, last time we discussed about various methods of preparation of colloids, and then we studied about methods of purification of colloids, and also we discussed some properties, physical properties, mechanical properties, optical properties, etc. We were studying electrical properties. In electrical properties we studied the stability of colloids, and we studied that there are two types of colloids, positively charged soles and negatively charged soles. Next topic was how the soles are positively and negatively charged, why there is origin of charge on the colloidal particles. So dear students, today we are going to discuss origin of electrical charge on the colloidal particles. So dear students, various theories were given for the origin of electrical charge on the colloidal particles. Some of the theories are explained as shown here. First is frictional electrification caused by mutual rubbing of colloidal particles with molecules of dispersion medium. According to this theory, frictional electrification caused by mutual rubbing of colloidal particles. कोलोइडल पार्टिकल्स की आपस में रबिंग होती है और साथ के साथ जो है डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ रबिंग होती है, एंड ड्यू टू रबिंग ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज ओरिजिनेटेड. जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस्ड और ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रबिंग ऑफ सब्सटेंसेस विद ईच अदर. जैसे आपने इबोनाइट रोड, ग्लास रोड या सिल्क इबोनाइट रोड के साथ रबिंग जो पड़ी हुई है, तो इस तरीके से रबिंग ऑफ सब्सटेंसेस रिजल्ट्स इन द ओरिजिन ऑफ द चार्जेज ऑन द पार्टिकल्स. इन द सेम वे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कोलोइडल पार्टिकल आपस में रबिंग करते हैं, साथ में डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल के साथ रबिंग करते हैं, तो ड्यू टू दिस रबिंग चार्ज ओरिजिनेट ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स. फर्स्ट थ्योरी. सेकंड थ्योरी है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन. डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको बता दें. प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन जो पेप्टाइजेशन हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग जो है पेप्टाइजेशन क्या होता है कि जब किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को उसके अंदर जब हम सोल्यूट स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की डालते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, कोलोइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है. तो वहाँ पर कोज हमने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट टू द कोलोइडल पार्टिकल्स या प्रेसिपिटेट. तो प्रेसिपिटेट के साथ में जो कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होता है वो एडजॉर्ब होता है. हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का केस पढ़ा था. अगेन वी आर स्टडिंग हेयर. तो यहाँ पर देखेंगे AgI जो है सिल्वर आयोडाइड का सोल जो प्रिपेयर करते हैं, तो हम इलेक्ट्रोलाइट Ki डालते हैं, पोटासियम आयोडाइड डालते हैं. तो पोटासियम आयोडाइड में से कॉमन आयन कौन सा है, देखो AgI में I है, तो इसमें Ki में I जो है आयोडाइड आयन कॉमन है. तो दिस आयोडाइड आयन इज प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब्ड ऑन द सिल्वर आयोडाइड कोलोइडल पार्टिकल्स. सो ड्यू टू दिस प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, अब देखो कौन सा आयन जो है एडजॉर्ब हुआ है, उसके बेस पर वी कैन आइडेंटिफाई द चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स. तो देखो फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड I माइनस आयन एडजॉर्ब हुआ है AgI के ऊपर, तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि दिस AgI इज नेगेटिवली चार्ज सोल. अगेन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर नाइट्रेट ले लें, उस केस में हमारे पास कॉमन आयन क्या है, Ag प्लस आयन है, सिल्वर आयन है. तो यहाँ पर Ag प्लस आयन क्या होगा, एडजॉर्ब होगा. तो उसके अकॉर्डिंग हम सोल को क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज सोल बोल रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन वी कैन आइडेंटिफाई द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सोल. थर्ड, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है फेरिक क्लोराइड जो है, अगर उसमें H2 एक्सेस में लें, तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन जो होगा Fe3 प्लस आयन जो है, Fe3 प्लस आयन का एडजॉर्प्शन होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और ये क्या हुआ, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है. तो Fe3 प्लस आयन जो है एडजॉर्ब हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का आयन एडजॉर्ब हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है. अगर हम फेरिक क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लें,
तब भी हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा हाइड्रेटेड, बट यहाँ पे आपकी बार OH माइनस एडजॉर्ब हो रहा है, तो दिस इज नेगेटिवली चार्ज सोल। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड इज बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। पार्टिकल जो है डिस्पर्सन मीडियम के, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल एयर से क्या करते हैं, वो चार्ज को ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं, चार्ज ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के लेने से और पीरियडिक आर्क मेथड में जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया, उसकी वजह से भी कोलोइडल पार्टिकल जो है वो चार्ज को एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फोर्थ, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस। इसमें देखिए डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय एग्रीगेशन। पहले तो मॉलिक्यूल जो है उनका डिसोसिएशन हो जाएगा, फिर मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाएंगे, आयन जो उसके एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, क्या बनाने के लिए, कोलोइडल चार्ज, कोलोइडल सोल बनाने के लिए। जैसे कि सोप्स के केस में क्या होता है, सोप्स का जनरल फॉर्मूला होता है RCOONA, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो RCONA सोप मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएंगे, जिनमें से RCOO माइनस जो है ये आयंस ग्रुप टुगेदर, ग्रुप में इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, क्या बनाने के लिए, क्लस्टर्स या मिसेल्स बनाने के लिए, और जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज के। दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल। नेक्स्ट जो है डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स। इसमें ये है कि इलेक्ट्रोलाइट जब ऐड किया जाता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा आयन कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिकल चार्ज ओरिजिनेट हो सकता है। जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है, इसके पार्टिकल्स पॉजिटिव हो जाते हैं, क्यों, बिकॉज फेरिक क्लोराइड जो है, फेरिक जो हाइड्रोक्साइड जो है, इसके पार्टिकल पॉजिटिव क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज सोल क्यों हो जाता है, क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड में Fe3 प्लस आयन और OH माइनस आयन डिसोसिएट हो जाएंगे। डिसोसिएट होने के बाद Fe3 प्लस आयन ही फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं और OH माइनस आयन जो है वो सॉल्यूशन में लॉस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन ऑफ Fe3 प्लस होने की वजह से फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव चार्ज का सोल बन जाता है। तो इस तरीके से ये वेरियस मेथड्स हैं, वेरियस थ्योरीज हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच it is given that electrical charge is originate on the colloidal particles. But out of these 5 methods, the best explanation was given by preferential adsorption of ions from the electrolyte. ये जो सेकंड मेथड हमने पढ़ा वो बेस्ट मेथड है, उसी के बेस पर हम कह सकते हैं हाउ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ओरिजिनेट ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स। तो देखिए उसमें आपको क्या पढ़ा बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ आयंस एडजॉर्ब्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से कौन सा आयन एडजॉर्ब हुआ है कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर, तो वही जो है उसको चार्ज प्रोवाइड करता है। कि अगर पॉजिटिव चार्ज का जो है आयंस एडजॉर्ब होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज सोल बोलेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज का आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट एडजॉर्ब होता है तो फिर हम सोल को नेगेटिवली चार्ज सोल बोलते हैं। अब उसमें देखें एक है जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो अभी मैंने बोला प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस होता है, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन में आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट से एडजॉर्ब होते हैं। अब AgI का केस हमने लिया था, AgI जो है हमने लिया AgI के ऊपर, हमने AgI के साथ में KI पोटासियम आयोडाइड हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया हो, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से I माइनस आयन एडजॉर्ब होगा, KI में है I माइनस आयन। अब जो I माइनस आयन एडजॉर्ब होगा तो KI के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा, दिस लेयर विल बी फिक्स लेयर। ये जो लेयर होगी प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट के प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन से जो वन टाइप ऑफ आयंस की जो लेयर बनेगी ऑन द सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, उसे क्या बोलते हैं, फिक्स लेयर बोलते हैं। अब ये जो I माइनस आयन है जो एडजॉर्ब है, कहाँ से थे ये, इलेक्ट्रोलाइट से, तो इनका जो काउंटर आयन होगा इलेक्ट्रोलाइट में, जो दूसरा आयन होगा अपोजिट चार्ज का, वो क्या था, KI। तो KI में K प्लस था, तो ये क्या करता है, ये लेयर तो कैसी हो जाए, फिक्स हो जाती है। अब दूसरा जो आयन है काउंटर आयन, वो भी क्या करता है, इसके पास में सेकंड लेयर बना लेता है, तो दिस इज कॉल्ड एज, ये जो सेकंड लेयर जो बनी है
दिस इज कॉल्ड एज मोबाइल। और ये क्या होती है, मोबाइल होती है, फिक्स नहीं होती है। ये क्या है, मोबाइल लेयर है। और ये फर्स्ट क्या फिक्स है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखे ध्यान से, फिक्स लेयर और उसके ऊपर जो सेकंड लेयर बनती है ये क्या आपकी डिफ्यूज लेयर है। नाउ द डिफरेंस ऑफ चार्जेज बिटवीन फ्यूज्ड फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, दिस डिफरेंस ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। इसको हम लिखेंगे, जीटा पोटेंशियल की डेफिनेशन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेम जो है दूसरा एग्जांपल भी एक और आप पढ़ सकते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ जीटा पोटेंशियल की। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। इसे क्या बोलेंगे, जीटा पोटेंशियल कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आप देखें, इसमें हमने एजीआई के ऊपर क्या कराया है, एजीआई के ऊपर हमने केआई इलेक्ट्रोलाइट लिया है। अगर इसके साथ में दूसरा एग्जांपल हम लें, एजीआई के साथ में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 लें, AgNO3 में कौन सा आयन एडजॉर्ब होगा, Ag+। तो यहाँ पर अब की बार इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 लिया है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ से प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन किसकी होगी, Ag+ की होगी। तो ये जो लेयर बनी है आयंस की, दिस इज फिक्स लेयर। और इसका जो काउंटर आयन है नाइट्रेट आयन, NO3- आयन, वो क्या करेगा, सेकंड लेयर की फॉर्मेशन करेगा। तो दैट लेयर विल बी मोबाइल, वो फिक्स नहीं होगी, मोबाइल लेयर होगी। और दैट लेयर इज कॉल्ड एज डिफ्यूज लेयर। तो इस तरीके से इस डिफ्यूज लेयर और फिक्स लेयर के बीच में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का और पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस, अब देखो हमने पढ़ा है सोल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोल्स और नेगेटिवली चार्ज सोल्स। नाउ वी वांट टू फाइंड द if we want to find the unknown soul, whether it is positively charged soul or negatively charged soul, so the phenomena used to find out the charge present on the particles of colloids, that is called as electrophoresis. इसमें क्या होता है, the movement of colloidal particles under the influence of an electric field is called electrophoresis. मान लो हमारे पास कोई अननोन कोलोइडल सोल है, ये क्या डिस्पर्सन मीडियम और साथ में कोलोइडल सोल के पार्टिकल्स हैं। तो कोलोइडल पार्टिकल जो है, अब देखो यहाँ पर बिफोर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई, बिफोर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, कोलोइडल पार्टिकल्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बट जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करेंगे, देन व्हाट वुड हैपन, अब देखो डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज प्रेजेंट ऑन सोल। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये हमारा क्या पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पोल है। पॉजिटिव पोल क्या होता है हमारा एनोड और नेगेटिव पोल क्या होता है कैथोड। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर सारे के सारे कोलोइडल पार्टिकल्स यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इट मीन्स अब ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल्स, दीज आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द एनोड, पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो गए। इसका मतलब कोलोइडल पार्टिकल्स क्या थे, नेगेटिव चार्ज के थे। तो कोलोइडल सोल की नेचर कैसी थी, नेगेटिवली चार्ज सोल था। अगर ऐसा होता है कि सारे के सारे कोलोइडल पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसका मतलब कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। तो इसीलिए ये जो फिनोमेना इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ चार्ज कैरिड आउट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स। अब बात आती है इसको कैटाफोरेसिस क्यों बोला है, कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाई इट वाज कॉल्ड एज कैटाफोरेसिस। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में मोस्टली जितने भी कोलोइडल सोल को स्टडी किया गया तो ये पाया गया था कि मोस्ट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स वर पॉजिटिव चार्ज सोल। पॉजिटिव चार्ज के सोल से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे कोलोइडल पार्टिकल्स। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस कैरिड आउट कराते तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ मूव करते थे वो, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया था कैटाफोरेसिस। बाद में जो है जब नेगेटिव चार्ज के सोल डिस्कवर हो गए, तब जो ये फाइंड आउट किया गया कि कैटाफोरेसिस फिक्स नहीं होता,
वो डिपेंड कर, पहले जो है जो पॉजिटिव चार्ज के सोल थे उन्हीं के बेस पर कैटाफोरेसिस नाम दिया गया था, बट जैसे ही नेगेटिव चार्ज के सोल की डिस्कवरी हो जाती है तो ये जो कैटाफोरेसिस वर्ड है ये रिमूव करके इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट होता है, ऐसे कोलोइडल सोल में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, अब जब कोलोइडल सोल को प्रिपेयर करते हैं तो स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की भी डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? क्रिस्टलॉइड्स इन नेचर होते हैं। तो जब हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन लगाते हैं कोलोइडल सोल के लेफ्ट या राइट साइड में, और अगर हम उसको फ्रीली जो है छोड़ देते हैं तो उसमें से क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल रिमूव होकर बाहर आ जाएंगे और कोलोइड्स के पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं बीच में ही, बट ये प्रोसेस स्लो होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कोलोइडल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं, अगर हम दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है अपने आप फास्ट हो जाएगा, क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के हैं। दे विल मूव टुवर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, वो उसमें से कोलोइडल पार्टिकल तो बाहर नहीं आ सकते, बट क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल हैं वो बाहर आएंगे, तो वो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो फास्टली जो है बाहर आते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस फास्ट हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहा जाता है। द फिनोमिनन इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम are allowed to move under the influence of an electric field, whereas colloidal particles are not allowed to move. This phenomena is called as electroosmosis. So dear students, we have studied an important part. Last we will study coagulation or precipitation. Precipitation. Dear students, when we studied from the starting that preparation of colloidal sol, and we studied that there is a requirement of very small amount of electrolyte for the preparation of colloidal sol. But what happens when excess में electrolyte ऐड कर दिया जाता है, then precipitation takes place. तो वही चीज़ यहाँ पर है, it is a process of aggregating together the colloidal particles so as to change them into large size particles which ultimately settle down as a precipitate. देखो कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोलोइडल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के कोलोइडल पार्टिकल्स के आयन जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के लार्ज साइज के सस्पेंशन की रेंज के पार्टिकल्स बन जाते हैं और फिर वो सेटल डाउन हो जाते हैं प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन। अब देखो व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है? अब कोलोइडल पार्टिकल कैसे हैं? पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज के हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो कोलोइडल पार्टिकल क्या करेंगे? वो अपोजिट चार्ज के आयन को टेकअप कर लेते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होगा, अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का आयन अपोजिट चार्ज वाला आयन उसके कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरीके से फिर कोलोइडल पार्टिकल एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन हो सकती है। अब देखो हमने जब पेप्टाइजेशन पढ़ा था वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होने से, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एडजॉर्प्शन होने से चार्ज रिपेल करते हैं, तो जिसकी वजह से दे स्ट्राइक एंड दे कोलाइड विद ईच अदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। अब उसका अपोजिट इफेक्ट है, जब उनके ऊपर का चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, फिर कोलोइडल पार्टिकल जो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और लार्ज साइज के पार्टिकल बना लेते हैं, फिर वो प्रेसिपिटेट बनकर के सेटल डाउन हो जाते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जो कोलोइडल सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? कोगुलेटिंग आयन या फिर फ्लोक्यूलेटिंग आयन बोल रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की ऐड करते हैं तब प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्लोक्यूलेशन। और अगर लार्ज अमाउंट कर दें फिर क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। अब आता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कम से कम अमाउंट किसमें? मिलीमोल्स में। That must be added to 1 liter of colloidal solution so as to bring a complete coagulation is called coagulation और flocculation value। मतलब इसका ये है, हमारे पास 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन है
अब उसमें कोलोइडल सॉल्यूशन जो है उसके पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के होंगे। तो अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिट चार्ज के आयंस उनकी कंसंट्रेशन मिली मोल्स में कितनी कम से कम रिक्वायर्ड हो ताकि कंप्लीट जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएं और कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो दैट concentration या amount of ions of electrolyte in millimole that is called as coagulation और flocculation value। अब इसमें क्या होगा, स्मॉलर द कोगुलेशन वैल्यू, अब जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोगुलेशन की या प्रेसिपिटेशन की वैल्यू स्मॉल होगी वो उसकी उतनी ही ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर या फ्लोकुलेटिंग पावर होगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो जिस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन वैल्यू जितनी कम होगी उसके आयंस की न्यूट्रलाइज करने की पावर जो उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसमें देखो क्या होगा, मान लो एक नेगेटिव चार्ज का सोल है, फॉर एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल की बात करते हैं या फिर आर्सेनिक सल्फाइड की बात करते हैं, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड जो है नेगेटिव चार्ज सोल है। अब इसको एक बार में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, दूसरी बार में हमने लिया MgCl2 और तीसरी बार में हमने लिया AlCl3। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज का सोल है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट में से कौन सा आयन लेगा, पॉजिटिव चार्ज का आयन लेगा, Na+, Mg2+, Al3+। तो एक बार में Na+ NaCl लिया तो Na+ आयन न्यूट्रलाइज का काम कर रहा है, दूसरी बार में Mg2+ न्यूट्रलाइजेशन का काम कर रहा है, तीसरी बार में Al3+ आयन कर रहा है। तो इन तीनों में से कौन सा जल्दी न्यूट्रलाइज करेगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की कोगुलेशन वैल्यू को स्मॉल है, इसकी कोगुलेटिंग पावर न्यूट्रलाइज करने की पावर ज़्यादा है। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ कोगुलेशन द ग्रेटर विल बी द पावर ऑफ कोगुलेशन। तो AlCl3 की जो कोगुलेशन वैल्यू है, फ्लोकुलेशन वैल्यू है, ये स्मॉल है बट इसकी कोगुलेटिंग पावर क्या है, ज़्यादा है। So dear students, I think this is enough for today. Next we will rest topic we will study in the next lecture. Thank you and have a nice day.